तो नमस्कार दोस्तों, आज है 5 सितंबर और स्पेशल हरियाणा करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग यानी अर्थव्यवस्था की जीडीपी संकुचन का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन एनी इकोनॉमी, दैट इज द जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इकोनॉमी। तो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को क्या होता है? तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग यानी अर्थव्यवस्था की जीडीपी मुख्य तौर पर विकास के 4 कारकों से उत्पन्न होती है। इसमें निजी उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली मांग या खपत, जिसे सी से डिनोट किया जाता है, विकास का सबसे बड़ा कारक होती है। इसमें दूसरा और तीसरा कारक क्रमशः निजी क्षेत्र के व्यवसायों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली मांग आई और सरकार द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मांग जी। इसमें चौथा महत्वपूर्ण कारक शुद्ध निर्यात NX, जिसकी गणना भारत के कुल निर्यात से कुल आयात को घटाने के पश्चात की जाती है। दीर्घावधि रेपो परिचालन से क्या अभिप्राय है? व्हाट डज लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन मीन? तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन या दीर्घ अवधि रेपो परिचालन मौद्रिक नीति को क्रियान्वित करने और अर्थव्यवस्था में ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए एक तंत्र है। LTRO is a mechanism for executing monetary policy and facilitating the flow of credit in the economy. LTRO एक ऐसा उपकरण है जिसके तहत केंद्रीय बैंक प्रचलित रेपो दर पर बैंकों को 1 से 3 वर्ष की अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है तथा कोलेटरल के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों को लंबी अवधि के लिए स्वीकार करेगा। LTRO के माध्यम से फंड रेपो रेट पर प्रदान किया जाता है। पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी? When was the East Asia Summit established? तो 2005 के अंदर पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन की शुरुआत की गई थी। यह एशिया पैसिफिक क्षेत्र के 18 देशों के नेताओं द्वारा संचालित एक विशिष्ट मंच है, जिसका गठन क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और समृद्धि के उद्देश्य से किया गया था। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को आम क्षेत्रीय विषयों, राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर सामरिक वार्ता तथा सहयोग के लिए एक मंच के रूप में विकसित किया गया है, जो क्षेत्रीय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संबंध में ईस्ट एशिया ग्रुपिंग की अवधारणा पहली बार 1991 में मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई थी, परंतु पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में 10 आसियान सदस्य देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया, न्यूजीलैंड, रूस और अमेरिका भी शामिल। भूस्खलन किन 3 प्रमुख कारकों के कारण होता है? Which 3 major factors cause landslide? भू विज्ञान, भू आकृति विज्ञान और मानव गतिविधि, जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी एंड ह्यूमन एक्टिविटी। भू विज्ञान भू पदार्थों की विशेषताओं को संदर्भित करता है। भू आकृतिक विज्ञान भूमि की संरचना को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए वैसे ढलान जिनकी वनस्पति आग या सूखे की चपेट में आने से नष्ट हो जाती है, भूस्खलन की चपेट में आ जाते हैं। वनस्पति आवरण में पौधे मृदा को जड़ों में बांध कर रखते हैं। वृक्षों, झाड़ियों और अन्य पौधों की अनुपस्थिति में भूस्खलन की अधिक संभावना होती है। मानव गतिविधि, जिसमें कृषि और निर्माण शामिल है, भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। जैविक कृषि से क्या अभिप्राय है?
व्हाट डज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल मीन? जैविक कृषि कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों का अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग किया जाता है तथा जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। Organic farming is a method of agriculture that is used or minimized for the use of synthesized fertilizers and synthesized pesticides, and in which crop cycle, green manure, compost, etc. are used to preserve the fertility of the land. जैविक कृषि में मिट्टी, पानी, रोगाणुओं और अपशिष्ट उत्पादों, वानिकी और कृषि जैसे प्राकृतिक तत्वों का एकीकरण शामिल है। जैविक कृषि के उद्देश्य यह कृषि आधारित उद्योग के लिए भोजन और फीड स्टॉक की बढ़ती आवश्यकता के कारण प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए आदर्श पद्धति है। यह सतत विकास लक्ष्य 2 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य है भूख को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और बेहतर पोषण और कृषि को बढ़ावा देना। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी बैंक, एसबीआई बैंक हो या फिर एसबीआई क्लर्क हो, एसबीआई पीओ हो, आईबीपीएस बैंक, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, किसी भी एग्जाम के लिए या किसी स्टेट के पीसीएस, किसी स्टेट के पुलिस, क्लर्क, पटवारी, ग्राम सचिव के एग्जाम के लिए अगर आप करंट अफेयर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? When was the traditional agricultural development scheme introduced? तो 2015 यानी कि 2015 में की गई थी परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत। परंपरागत कृषि विकास योजना को 2015 में प्रारंभ किया गया था, जो सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के उप मिशन मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का एक प्रमुख घटक है। पीकेवीवाई के तहत जैविक कृषि में क्लस्टर दृष्टिकोण और भागीदारी गारंटी प्रणाली प्रमाणन के माध्यम से जैविक ग्रामों के विकास को बढ़ावा दिया जाता है। भागीदारी गारंटी प्रणाली और जैविक उत्पादन के लिए कृषि कार्यक्रम के तहत प्रमाणन को बढ़ावा दे रही है। एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के क्या कार्य हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड? तो यह भारतीय वायुसेना के अंतर्गत अंतर सेवा स्तर पर खेल गतिविधियों की योजना एवं संचालन के लिए सर्वोच्च निकाय है। It is the apex body for the planning and conduct of sports activities at the inter-service level under the Indian Air Force. इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना, खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करना तथा युवा एयर वॉरियर्स को खेल गतिविधियों को जीवन के एक हिस्से के रूप में शामिल करने के लिए प्रेरित करना है। भारतीय वायुसेना की खेल टीमों के मानकों में सुधार लाने और भारतीय वायुसेना में खिलाड़ियों के रूप में कैरियर की प्रगति में उनका मार्गदर्शन करने के लिए एयर फोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड लगातार प्रयास कर रहा है। अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य आजीवन पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती? हाउ मच अमाउंट इज गिवन इन अर्जुन अवार्ड एंड द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड? तो 15 लाख 15 lakhs रुपीज दिए जाते हैं अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य आजीवन पुरस्कार के अंदर। अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य आजीवन पुरस्कार की राशि 5-5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15-15 लाख रुपए कर दी गई है। द्रोणाचार्य नियमित और ध्यानचंद पुरस्कार की राशि भी 5-5 रुपए से बढ़ाकर 10-10 लाख रुपए कर दी गई। ओणम का त्योहार किस राजा की याद में मनाया जाता है? The festival of Onam is celebrated in memory of which king? तो ग्रेट रूलर ऑफ केरला किंग महाबली, केरल के महान शासक राजा महाबली की स्मृति में मनाया जाता है ओणम का त्योहार। केरल का सबसे लोकप्रिय पर्व ओणम
सितंबर माह के पहले पखवाड़े में मनाया जाता है। यह राज्य का कृषि पर्व कहलाता है तथा इसे मुख्य तौर पर मलयाली हिंदू मनाते हैं। ओणम मलयालम कैलेंडर के पहले महीने चिंगम से शुरू होता है, इसलिए इसे मलयाली हिंदुओं का नववर्ष भी कहा जाता है। लगभग 10 से 12 दिन तक चलने वाले इस उत्सव का पहला और आखिरी दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह त्योहार असुर राजा महाबली के पुनः घर आगमन का भी प्रतीक है। ओणम पर 26 पकवानों वाले सद्या को केले के पत्ते पर खास तरीके व क्रम में परोसा जाता है, जिसे सद्या थाली कहते हैं, तथा इस भव्य महाभोज को ओणा सद्या कहा जाता है। यह ओणम का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन होता है। ओणम के दिन पारंपरिक खेलों, संगीत और नृत्य का आयोजन होता है। शत्रु चाहे कितना ही बलवान क्यों न हो, उसे अपने इरादों और उत्साह मात्र से भी परास्त किया जा सकता है। अगर आपके अंदर उत्साह है, अगर आपके इरादों में दम है, अगर आपके इरादे मजबूत हैं, तो आप कितने भी बलवान शत्रु को हरा सकते हैं, क्योंकि आपके इरादों में दम होना बहुत आवश्यक है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।